हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं आगे वाला जो प्लेसेंटा प्रीविया अपन ने कल डील किया था उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन लिया जाता है, प्रैक्टिकल इमेज दिखा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा वो पहले डील करेंगे, उसके बाद में अपन अब्रप्ट प्लेसेंटा डील करेंगे। तो प्रेगनेंसी में जो प्राइमरी हेमरेज होते हैं वहां पर एंटीपार्टम हेमरेज होता है, जो कि प्रेगनेंसी में लेट हेमरेज होते हैं वो उसमें एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज में मेनली दो टाइप के बताए थे कल अपन ने, जहां पर फर्स्ट था प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया अपन ने पूरी तरीके से इसको डील किया था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है कि यहां से एग्जाम में इमेज दिखा करके इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको भी अपन डील कर लेंगे ताकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा पाए। तो इसके लिए अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे कि वहां पर अब्रप्ट प्लेसेंटा क्या होता है। तो अब्रप्ट प्लेसेंटा के लिए जानकारी देंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए आपको बिना थके, बिना रुके, बिना थके ज्यादा से ज्यादा अपनी मेहनत को लगातार कंटिन्यू करते रहना है और आगे बढ़ता जाना है। तो यहीं पर कि कुछ इस तरह से बुन अपनी तकदीर के धागे की पूरी कायनात को भी झुकना पड़े आपके जिद के आगे, आपके जिद के आगे, कि इस तरीके से इसी उम्मीद के सहारे तो ये दरिया पार होगा। कभी ना कभी तो आपको भी आपकी किताबों से प्यार होगा। आपको प्यार करना है, अपनी किताबों से करिए ज्यादा से ज्यादा। अभी के टाइम पे अगर सबसे ज्यादा अगर आप किसी के नजदीक आना चाहते हैं तो अपनी किताबों से दोस्ती रखिए। अपनी किताबों से जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन में रहेंगे आप उतने ही ज्यादा बड़े बनते चले जाएंगे और उतना ही ज्यादा आपका ज्यादा से ज्यादा कद बड़ा होता जाएगा और अच्छे तरीके से आप अपने सपनों को साकार करते जाएंगे। तो अब अपन डील करते हैं कि डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तू बढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक दिन खुद ब खुद मंजिल आएगी तेरे पास तेरा हौसला देखकर। तो अपने हौसले को कभी भी डगमगाने ना दे, अपने हौसले को बुलंद करके रखे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को तैयार रखना है। आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है वहां पर आपको जाकर झंडे गाड़ने हैं। तो वहां पहले जहां पर एग्जाम में झंडे गाड़ने से पहले आपको कठिन हार्डवर्क करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवर्क सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता पाने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है। डायरेक्ट आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप जंप नहीं लगा सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए उसको डेली थोड़ा थोड़ा रूटीन में उसका स्टडी करते रहना है। तो आइए अपन टॉपिक पे चलते हैं। मोटिवेशन खूब हो गया है आज के लिए, सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ अपना टॉपिक डील करते हैं कि लेट हेमरेज इन प्रेगनेंसी में लेट हेमरेज थे और प्लेसेंटा प्रीविया था। अब प्लेसेंटा प्रीविया में मेनली अपन ने कल टाइप देखे थे, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल पोर्शन यहां से भी आता है तो उसको डील करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया में अगर देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया में ये आपका नालायक बच्चा है, रसगुल्ला है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अगर प्लेसेंटा में प्लेसेंटा है वो लोअर मार्जिन से आकर के अटैचमेंट हो जाता है, यानी प्लेसेंटा का अटैचमेंट हो जाता है लोअर मार्जिन में आकर के, यूट्रस के लोअर मार्जिन में आकर प्लेसेंटा अटैचमेंट है, लेकिन सर्वाइकल ओस से किसी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसे कहा जाता है टाइप फर्स्ट, जिसमें कि सर्वाइकल ओस के साथ में किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बस केवल नीचे आकर के इसका इम्प्लांटेशन हुआ है। तो इसे टाइप फर्स्ट कहेंगे। और टाइप फर्स्ट में ये प्लेसेंटा है, ये आपका फीटस रसगुल्ला टोटू मोटू है, और जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है ये इसके बीच का जो कनेक्शन है वो अम्लाइकल कोड है, जो इससे कि फीटस और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन डेवलप रहता है। तो ये लोअर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में मार्जिन से आकर के उसका अटैचमेंट हो जाना है, नीचे आकर के लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाना क्या कहलाता है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। और प्लेसेंटा प्रीविया में यहाँ पर सर्वाइकल ओस से किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होता है, केवल यूटेराइन के लोअर सेगमेंट में अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो उसे टाइप फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और टाइप फर्स्ट को ही कहा जाता है लो लाइंग। तो यहां पर याद रखना है कि लो लाइन से पूछे या टाइप फर्स्ट पूछे तो टाइप फर्स्ट होगा। टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल ओस से यहां पर जो प्लेसेंटा था उसका इम्प्लांटेशन हुआ है, लोअर इम्प्लांटेशन, ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा आकर के कहां पर इसका इम्प्लांटेशन हो गया है, तो प्लेसेंटा आकर के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो गई है और मार्जिन से आकर के सर्वाइकल ओस के मार्जिन से आकर के कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए प्लेसेंटा सर्वाइकल ओस का जो मार्जिन है वहां से कनेक्टेड है, तो इसे कहेंगे
मार्जिनल प्लेसेंटा या टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड कहते हैं और टाइप सेकंड को ही मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखो कि मार्जिनल या टाइप सेकंड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको यहाँ पर डील करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में थ्योरेटिकल के बाद में जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है वो भी यहीं से इमेज देकर पूछा जाता है। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड टाइप का जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, टाइप थर्ड को कहा जाता है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। तो इनकम्प्लीट में क्या देखने को मिलता है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आकर के इसका इम्प्लांटेशन हो गया, प्लेसेंटा का लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हुआ है, और उसके साथ ये सर्वाइकल ओस को पूरी तरीके से क्लोज नहीं कर पाता है। क्लोज वाली कंडीशन या कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में सर्वाइकल ओस को क्लोज कर लेता है, लेकिन जैसे ही डायलेशन वाली रिलैक्सेशन वाली स्टेज आती है तो उसमें सर्वाइकल ओस को क्लोज नहीं कर पाता है, तो इसे इनकम्प्लीट कहा जाता है। और इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से सर्वाइकल ओस को क्लोज नहीं कर पाया है। बात करते हैं टाइप फोर्थ की। टाइप फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया में क्या देखने को मिलता है, इसे कंप्लीट या टोटल के नाम से जानते हैं। और कंप्लीट या टोटल में क्या होता है कि पूरी तरीके से सर्वाइकल ओस को, ये कंप्लीट ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा ने पूरी तरीके से सर्वाइकल ओस को क्या कर लिया है, पूरी तरीके से घेर रखा है, पूरी तरीके से उसको क्लोज कर रखा है। चाहे अब कंडीशन आपकी कॉन्ट्रैक्शन वाली आए या कंडीशन रिलैक्सेशन वाली आए, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी तरीके से उसने पूरी मार्जिन को, पूरे जो सर्वाइकल ओस था उसको पूरी तरीके से क्लोज और कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन और डायलेशन और रिलैक्सेशन वाली दोनों कंडीशन में इसको अच्छी तरीके से क्या करके रखा हुआ है, क्लोज करके रखा है। तो ये चारों टाइप थे आपके प्लेसेंटा प्रीविया के। बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो यहां से हमेशा जो नॉर्थ सेट होता है वो इसमें आने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो इसको अपन ने अच्छी तरीके से अब डील कर लिया है। इसके बाद में अपन जो सेकंड टाइप था इसका अब्रप्शो प्लेसेंटा का, अब्रप्शो प्लेसेंटा पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दे, ताकि सभी को आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अपन देखते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा। अब अपन ने कल बात की थी कि प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आकर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाना। जबकि बात करते हैं अब्रप्शो प्लेसेंटा, अब्रप्शो प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होगा, प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है नॉर्मल होता है, फंडस के पास नियर बाय द फंडस और अपर पार्ट ऑफ बॉडी में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्लेसेंटा था उसका प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है। जहां पर प्लेसेंटा होती है वो डिलीवरी से पहले ही सेपरेट हो जाती है, और जहां पर प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है तो वहां ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा बिफोर द डिलीवरी इज नोन एज द अब्रप्शो प्लेसेंटा के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहां पर अपन डील करते हैं कि अब्रप्शो प्लेसेंटा सेकंड इसका टाइप था अब्रप्शन प्लेसेंटा। अब्रप्शन प्लेसेंटा का मतलब हो गया कि यहां पर क्या देखने को मिलता है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बिफोर द डिलीवरी से पहले अगर प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है अब्रप्शो प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिलीवरी होती थी, यहाँ पर ये यूट्रस है किसी फीमेल या भाभी जी का, और यहाँ से इसका जो नॉर्मल यहाँ पर प्लेसेंटा अटैचमेंट था, यहाँ पर आपका नालायक जो टूटू पड़ा हुआ था और टूटू पड़ा हुआ था, तो इससे अम्बिलिकल कॉर्ड निकली थी और अम्बिलिकल कॉर्ड से इसके बीच का ये अटैचमेंट चल रहा था। लेकिन क्या देखने को मिलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर जुड़ी हुई है बच्चे से और
प्लेसेंटा से। और जो प्लेसेंटा होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है प्रेग्नेंट यूट्रस की या प्रेग्नेंट फीमेल की, एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं। तो डेसिडुआ प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा है और फीटस के बीच का जो कनेक्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जाना जाएगा, जो कि यहाँ पर अम्बिलिकल से निकलने वाली एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अटैचमेंट होता है। अब अगर यहाँ पर ये क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी जैसे ही सेकंड स्टेज में अपन फीटस की डिलीवरी होती है, उसके बाद थर्ड स्टेज में प्लेसेंटल डिलीवरी होती है। लेकिन प्लेसेंटल डिलीवरी बिफोर द डिलीवरी से पहले, डिलीवरी या फीटस की डिलीवरी से पहले अगर प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, और ये मेनली देखने को मिलेगा लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो कि होता है 29 से लेकर के 40 वीक तक का, तो उसके भी जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके भी कुछ लास्ट वीक्स में जाकर के ये देखने को मिलता है। मेनली कॉमनली यहाँ पर अब्रप्शो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, प्रीमेच्योर समय से पहले ही इसका यहाँ से प्लेसेंटा होगी वो समय से पहले ही निकल करके बाहर आने लग जाती है। प्रीमेच्योर इसका यहाँ से सेपरेशन होने लग जाता है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस की डिलीवरी से पहले अगर प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है अब्रप्शो प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जब प्लेसेंटा होगी, अब इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये प्रीमेच्योर सेपरेशन हो गया प्लेसेंटा का। अब ये तीन टाइप से हो सकती है। इसमें जो टाइप की बात करें कि अब्रप्शो प्लेसेंटा के टाइप में बात करते हैं तो तीन टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन पर अब्रप्शो प्लेसेंटा हो सकता है कि रिवील्ड हो सकता है। रिवील्ड का मतलब होगा कि इसमें ब्लीडिंग की बात करेंगे तो ब्लीडिंग होती है वो मेनली देखने को मिलती है, यहाँ पर दिखाई देती है। रिवील्ड का मतलब होता है दिखाई देना, दिखाई देगी। ब्लीडिंग अगर हुई है, ब्लीडिंग हुई है, अगर कुछ हुआ है तो निकल करके बाहर आएगा, ब्लीडिंग दिखाई देगी। दूसरा नंबर होता है कि ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग हुई किसे मतलब है कि बाहर दिखाई दी है तो ब्लीडिंग दिखाई देगी, तो ब्लीडिंग दिखाई देगी तो यहाँ पर दिखाई देगी ब्लीडिंग। सेकंड नंबर की बात करें तो कंसील्ड होता है, जहां पर छुपी रहती है। कंसील्ड का मतलब है कि ब्लीडिंग होगी लेकिन वो बाहर नहीं आएगी, वो अंदर ही रह जाती है, छुपी रहती है। ब्लीडिंग यहाँ पर क्या रहती है, अंदर की अंदर रहती है, अपने गुणों को बाहर प्रदर्शित नहीं करती है, अंदर में ही रह जाती है। अगर ब्लीडिंग हुई है, प्रीमेच्योर सेपरेशन होगा तो आपको सीधी सी बात है, जब भी प्लेसेंटा सेपरेशन होता है तो उसके बीच का जो कनेक्शन होता है एंडोमेट्रियम के बीच का और प्लेसेंटा के बीच का जो कनेक्शन होता है वो टूटता है वहां से। और जब भी कोई अगर चीज टूटती है तो वहां से खून की नदी बहती है, तो यहाँ पर कंसील्ड होगा लेकिन वो खून की नदी बह करके बाहर नहीं आ पाएगी और यहीं पर जाकर के जमने लग जाती है। तो इसे कहा जाता है यहाँ पर ये कंसील्ड टाइप का होगा, जहां पर प्लेसेंटा में और यूट्रस के बीच में यानी एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम के बीच में यहाँ पर ब्लड का क्या होने लग जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसमें कोवलेट यूट्रस देखने को मिलेगा। थर्ड टाइप का होता है कि मिक्स टाइप हो सकता है, मिक्स टाइप की देखने को मिल सकती है। अब मिक्स टाइप में कुछ ब्लड होगा वो निकल कर बाहर आ जाएगा, कुछ छुपा रह जाएगा यानी अंदर रह जाता है, कुछ निकल करके बाहर आ जाएगा। अब अगर अंदर ब्लड छुपा रहता है या फिर अंदर ही उसका क्या होने लग जाता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वहां पर डीआईसी वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। डीआईसी का मतलब होता है कि डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होगा, जिसमें एक्सेसिव क्लॉट का फॉर्मेशन होने की वजह से ब्लीडिंग होना। जब एक्सेसिव क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, और जब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो क्लॉट नहीं होगा ब्लड, और जब ब्लड में थिनर हो जाता है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती है तो वहां से एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये तीन टाइप का मेनली देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कंसील्ड में और रिवील्ड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं या क्या क्या डिफरेंस होगा जो कंसील्ड में और इसका रिवील्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन एक टेबल बना करके दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, क्या इसका कारण हो सकता है, क्या क्या इसका मैनेजमेंट होगा और क्या इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पर इसका डिफरेंस देख लेते हैं। उससे पहले अपन देखेंगे कि अब्रप्शो प्लेसेंटा के क्या क्या इटियोपैथोजेनेसिस हो सकता है या क्या क्या इसकी इटियोलॉजी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इटियोलॉजी की बात करें, अब्रप्शो प्लेसेंटा की इटियोलॉजी है तो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है इसका,
मोस्ट कॉमन कॉज की मैं बात करूं तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। जबकि ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना देखने को मिलता है, तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है अडल्ट में 80 टू 120 mm ऑफ Hg से अगर बढ़ा हुआ रहता है तो इसे हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और हाइपरटेंशन में भी मेनली इसकी कैटेगरी अपन बाद में डील करेंगे कि हाइपरटेंशन में प्री हाइपरटेंशन वाली कंडीशन होती है जिसमें 120 से 139 mm ऑफ Hg हो जाएगा, 80 से 89 mm ऑफ Hg ये प्री हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है। लेकिन 140 से ऊपर वाली कंडीशन होती है उसे हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो मेनली यहाँ पर अपन डील करेंगे कि मेनली यहाँ क्या देखने को मिलता है कि इडियोपैथोजेनेसिस में मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हाइपरटेंशन होता है, कि हाइपरटेंशन की वजह से मेनली देखने को मिलता है। लेकिन बात करें कि इसके और भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से इसके चांसेस होते हैं अब्रेप्शो प्लेसेंटा के वो बढ़ जाते हैं। तो अब्रेप्शो प्लेसेंटा के अब बढ़ते हैं उसमें बात करेंगे कि अगर बर्थ है वो 5 बार से ज्यादा हुआ है, अगर कोई फीमेल है मोर देन 5 बर्थ है किसी फीमेल को, भाभी जी बार बार में प्रेग्नेंट होती ही जा रही है, वो वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं कर रही है और जब भी वहां पर मैच देखने को मिलता है तो उसका रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ पर बर्थ होगा वो मोर देन 5 बार देखने को मिलेगा, जिसे ग्रांड मल्टीपैरा के नाम से जानते हैं। या ऐसी फीमेल है जो कि ग्रांड मल्टीपैरा है, बार बार में प्रेग्नेंट होती जा रही है और उसमें बच्चों की यहाँ पर क्रिकेट टीम तैयार करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है अब्रेप्शो प्लेसेंटा के ज्यादा चांसेस होते हैं। बात करते हैं अगर कोई फीमेल है वो दारूडिया है, स्मोकिंग करती है या फिर सुट्टे लगाती है या फिर वहां पर अल्कोहलिज्म लेती है, स्मोकिंग करती है, या बात करें उसको कोई एक्सपोजर हुआ है, रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है तो भी यह देखने को मिल सकता है। या बात कर लेते हैं अल्कोहलिज्म की वजह से, अल्कोहलिज्म है तो उसकी वजह से भी दारूडिया है, सिगरेट पीती है, तंबाकू पीती है, गुटखा पान सुपारी बीड़ी तंबाकू गुटखा इन सभी का चैनी खैनी इन सबका सेवन करती है, सुट्टे खींचती है, बैठ करके बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ करके हुक्का लगाती है, तो उस फीमेल में भी चांसेस होते हैं कि उसको क्या हो सकता है अब्रेप्शो प्लेसेंटा हो सकता है। अल्कोहलिज्म लेती है या किसी तरीके का कोई ड्रग अब्यूज करती है तो उस वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है अब्रेप्शो प्लेसेंटा देखने को मिल सकती है, जिसमें कि प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगा। या ऐसी फीमेल है जो एनेमिक है जिसमें कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है, तो वहां पर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी ये चीज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बहुत से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से, या फिर बात करें कि यहाँ पर सडन डिकम्प्रेशन हो गया है, तो सडन डिकम्प्रेशन का मतलब होता है ऐसी फीमेल जिनको कि अगर किसी ट्रोमा आघात या फिर किसी ट्रोमा की वजह से, अगर कोई फीमेल थी वो रोड पर जा रही थी और किसी बाइक वाले ने आकर के भाभी जी को टक्कर मार दी है, तो भाभी जी जैसे ही टक्कर मारी है भाभी जी गिरी है अपने पेट के बल, और जैसे ही पेट के बल गिरी है तो वहां पर एक धड़ाम से उसका प्लेसेंटा और इसके बीच का जो कनेक्शन था फीटस के बीच का, प्लेसेंटा थी वो मायोमेट्रियम से एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम से कनेक्ट थी, किससे प्लेसेंटा फीटस से। तो जैसे ही वहां पर डेसिडुआ पे और प्लेसेंटा जैसे ही भाभी जी जाकर गिरेगी तो पेट के बल गिरी है, पेट के बल गिरी है तो वहां पर ट्रोमा हुआ है, इंजरी हुई है, तो ट्रोमा और इंजरी की वजह से अगर फीटस को वहां पर दिक्कत हुई है और प्लेसेंटा था वो डिटैचमेंट हो गया है, प्रीमेच्योर सेपरेशन हो गया है प्लेसेंटा का, गिरने की वजह से ट्रोमा की वजह से यहाँ पर सडन कंप्रेशन हुआ, किसी ने मुक्का मार दिया है, आप जोश में जुनून में थे और खींच करके भाभी जी के पेट पर मुक्का मार दिया है आपने, तो वहां पर पंच मार दिया, तो उसकी वजह से भी मेनली देखने को मिल सकता है कि ये मेनली इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अब्रेप्शो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इनके जो कंपटीशन चल रहा था, वो कंपटीशन चल रहा था मेनली इनके दोनों जो टाइप के बीच का कंपटीशन देखते हैं कि रिवील्ड में और कंसील्ड में क्या क्या मेनली देखने को मिलता है। तो यहां पर आप हेडिंग डालिए कि डिफरेंस बिटवीन द कंसील्ड एंड
रिविल्ड में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो एक साइड में आपको लिखना है रिविल्ड होगा जिसमें कि ब्लीडिंग होती है, वो देखने को मिलती है, ब्लीडिंग हुई है वो निकल करके बाहर आएगी। बात करते हैं सेकंड वन, तो सेकंड वन होता है कंसेल्ड, और कंसेल्ड में क्या देखने को मिलता है, छुपी हुई ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, वो होती है लेकिन बाहर नहीं आती है, छुपी रहती है। रिविल्ड में ब्लीडिंग होती है, वो दिखाई देती है। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्लीडिंग की, तो एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पर रिविल्ड में क्या देखने को मिलता है, एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग होगी, वजाइना से खून की नदियां बहती हुई दिखाई देती है, एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें कंसिल्ड में, तो एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग होती है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पर ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन वो वहीं पर यूट्रस के अंदर उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, निकल करके बाहर नहीं आ रही है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे इसका पेन देखते हैं, पेन देखेंगे और ये इसका नेचर देखेंगे, तो ये होती है माइल्ड इन नेचर, नेचर में माइल्ड देखने को मिलती है। जबकि सेकंड वन पर बात करते हैं, ये सीवियर होती है, देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कंसल्ट, जो बाहर करके अपने इमोशन बयां कर देता है। वो एक्चुअली में इतना घातक नहीं होते हैं, लेकिन घातक वो होते हैं या सीवियर वो कंडीशन होती है जो अपने ही अंदर अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं, तो उनमें भी ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर पेन की बात करेंगे, तो पेन होता है वो डल होगा। पेन की बात करूं तो पेन होता है यहाँ पर डल देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर पेन होगा वो इंटेंस पेन होता है, इंटेंस पेन देखने को मिलेगा, या सीवियर पेन भी के नाम से इंटेंस को ही दिया जाता है नाम, सीवियर पेन होता है, इंटेंस पेन होगा, सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो बाद में बात करते हैं फीटल हार्ट साउंड की, तो एफएचएस होता है फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। जबकि बात करें यहाँ पर, तो फीटल हार्ट साउंड होगा वो एब्सेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर फीटल में किसी तरीके का कोई हार्ट साउंड नहीं आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यूट्रस की साइज की, तो साइज होती है यूट्रस की वो रिविल्ड में अकॉर्डिंग टू पीओजी देखने को मिलेगी, अकॉर्डिंग टू पीओजी, और पीओजी का मतलब होता है पीरियड ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलेगा, लेकिन साइज होगी वो मोर देन पीओजी, मोर देन पीओजी देखने को मिलती है कंसिल्ड में, क्योंकि वहां पर क्या देखने को मिला, एक्यूमुलेशन हो रहा है ब्लड का, जब ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा तो यूट्रस की साइज में मेनली देखने को मिलेगी, ज्यादा बड़ी हुई दिखाई देगा। यूट्रस के सॉफ्ट होता है, यहाँ पर जो यूट्रस होगा वो सॉफ्ट देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर यूट्रस की बात करें तो यहाँ पर यूट्रस सॉफ्ट था और यहाँ पे टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा, हार्ड यूट्रस और टेंडर, हार्ड एंड टेंडर यूट्रस देखने को मिलता है। जैसे ही आप टच करोगे पेन होने लग जाएगा। क्लॉट या कोगुलेशन की बात करते हैं, तो क्लॉट होते हैं, क्लॉट और डीआईसी एब्सेंट होती है, क्लॉट नहीं बनेंगे यहाँ पर क्योंकि ब्लडिंग हो रही है, निकल कर बाहर आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्लॉट भी बनेगा क्योंकि ब्लड होगा वो जमने लग जाएगा, उसकी क्लॉटिंग होगी। और डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन वाली कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये मेनली दोनों का डिफरेंस हो गया है। सबसे पहले तो रिविल्ड में एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और कंसिल्ड में एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, छुपी हुई रहती है, ब्लीडिंग होती है लेकिन निकलकर बाहर नहीं आती है। माइल्ड होता है रिविल्ड वाला, सीवियर होता है कंसिल्ड वाला, पेन होता है वो डल होता है रिविल्ड में, जबकि बात करें कि इंटेंस पेन और सीवियर पेन होगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पर कंसिल्ड में। फीटल हार्ट साउंड होता है वो प्रेजेंट होता है रिविल्ड में, जबकि फीटल हार्ट साउंड होगा वो एब्सेंट होता है कंसिल्ड में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू पीओजी यानी पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अनुसार जो साइज होती है वो देखने को मिलेगी, जबकि बात करें यूट्रस की साइज होगी वो मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलती है। यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस होगा इधर में वो बिल्कुल क्या देखने को मिलता है, सॉफ्ट देखने को मिलेगा, तो यूट्रस होगा सॉफ्ट देखने को मिलता है, जबकि यूट्रस होगा वो कंसिल्ड में हार्ड और टेंडर देखने को मिलेगा। क्लोट और डीआईसी एब्सेंट होता है रिविल्ड में। बात करें
करें कंसिल्ड में तो जहां पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो वहां पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब उसके बीच का डिफरेंस देखने को मिला है। अब आगे बात करते हैं कि रिवेल्ड में ब्लीडिंग आती है जबकि कंसिल्ड में ब्लीडिंग है वो छुपी रहती है। कंसिल्ड कंडीशन को क्लॉट प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर अपन ने पहले ही लिखा है कि क्लॉट प्रेजेंट होंगे, डीआईसी वाली कंडीशन डेवलप कर सकती है। और कंसिल्ड ब्लीडिंग को रेट्रोप्लेसेंटल, अब बात करते हैं जो कंसिल्ड ब्लीडिंग थी, कंसिल्ड ब्लीडिंग को रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग के नाम से भी इसको जाना जाएगा। अब रेट्रोप्लेसेंटल क्यों कहते हैं? रेट्रो को यूज किया जाता है पीछे वाली कंडीशन के लिए। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, और किसके पीछे? मतलब प्लेसेंटा के पीछे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रेट्रोप्लेसेंटल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा के बीच में क्या होने लग जाती है, पीछे प्लेसेंटा और जो मेंट्रियम थी, एंडोमेट्रियम, उनके बीच में ब्लीडिंग होके इकट्ठा हो जाता है उसका, तो उसे रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कंसिल्ड कंडीशन होती है उसमें क्लॉट प्रेजेंट होंगे और डेवलपमेंट करेगी कोवलेर यूट्रस। अब यहाँ पर जब क्लॉट प्रेजेंट है, ब्लीडिंग छुपी हुई है, रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से कोवलेर यूट्रस डेवलप हो जाएगा। कोवलेर यूट्रस का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे, तो समझने से पहले आप अपना काम करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते हैं अपन इसमें कि अस्कर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते और यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का कहाँ टाइम है, सिर्फ मुस्कुराओ। ये दुनिया चाहे कहे तुम्हें पागल आवचिक आवारा, लेकिन याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ना मिलेगी दोबारा। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कोवलेर यूट्रस क्या होता है। तो कोवलेर यूट्रस का मतलब होता है मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसे कोवलेर यूट्रस के नाम से जानते हैं। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि कोवलेर यूट्रस का मतलब क्या हो गया। कोवलेर यूट्रस का मतलब है कि पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग थी और रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग होगी तो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच जाकर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और इसी को नाम दिया जाता है कोवलेर यूट्रस या यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसे नाम दिया जाता है कोवलेर यूट्रस। और कोवलेर यूट्रस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन of blood in between perimetrium and पेरीमेट्रियम, और पेरीमेट्रियम होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जबकि मायोमेट्रियम जो लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है। तो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, इसे कोवलेर यूट्रस या यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें ब्लड का कंसिल्ड, और ये मेनली देखने को मिलेगा कंसिल्ड कंडीशन में होता है, छुपी हुई ब्लीडिंग होती है, सिर्फ वही देखने को मिलता है जहां पर रिवेल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, वहां पर ये देखने को नहीं मिलता है। तो कोवलेर यूट्रस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड बिटवीन द पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम के बीच में, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है तो उसे कोवलेर यूट्रस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये चमकता दमकता मान लीजिए प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा है तो ये बाहर वाली जो लेयर है पेरीमेट्रियम है, अंदर वाली जो लेयर है मायोमेट्रियम है। ये पेरीमेट्रियम हुई, ये आपकी जो लेयर है अंदर वाली इसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और मायोमेट्रियम होती है मस्कुलर लेयर होती है और जिम्मेदार होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो पेरीमेट्रियम हुआ, मायोमेट्रियम हुआ, और इनके बीच में अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, ये ब्लड है तो ब्लड का पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में कलेक्शन हो जाना ही किस नाम से जाना जाता है, कोवलेर यूट्रस के। तो यहाँ पर कोवलेर यूट्रस होगा वो डेवलप हो जाएगा क्योंकि ब्लड का कलेक्शन हो गया है पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच। तो
कोवलेयर यूट्रस बन जाएगा यहाँ पर, जिसे कि यूटेराइन एपोप्लेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम के बीच ब्लड का कलेक्शन हुआ, जिसे कोवलेयर यूट्रस के नाम से जानते हैं। अब ये मेनली देखने को मिलता है कंसील्ड कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन दिखाना चाहिए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है ये कौन सी देखने को मिलेगी, ये रिविल्ड कंडीशन होती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है वो निकल करके बाहर आ जाती है। लेकिन मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड में क्या देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हुआ है लेकिन नीचे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कंसील्ड कंडीशन है ये वाली, और कंसल्ट कंडीशन है तो ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, जबकि रिविल्ड में ब्लीडिंग होती है वो बाहर निकल करके आ जाती है। तो ये रिविल्ड वाली कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो आपकी कंसील्ड वाली कंडीशन है। तो मेनली कंडीशन होती है रिविल्ड वाली, उसमें नहीं देखने को मिलता है, कंसील्ड वाली कंडीशन में ये देखने को मिलता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो रिविल्ड कंडीशन होती है उसकी ग्रेड के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी इसमें रिविल्ड कंडीशन की ग्रेड देखने को मिल सकती है। तो रिविल्ड कंडीशन में ग्रेड होती है वो मेनली 4 टाइप की देखने को मिलेगी। ग्रेड 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब 0 में क्या होता है कि यहाँ प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, वो प्लेसेंटा का जो प्रीमेच्योर सेपरेशन होता है 10% से कम देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में प्लेसेंटल सेपरेशन होता है 10 से 20% प्लेसेंटल सेपरेशन हो जाएगा। ब्लीडिंग होगी वो माइल्ड होती है नेचर में। फीटल और उसका मदर होती है वो दोनों स्टेबल होते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज में प्लेसेंटल सेपरेशन होता है 20 से 30% देखने को मिलेगा। इसमें मदर और फीटस होते हैं वो डिस्ट्रेस में जाने लग जाते हैं। जबकि बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, तो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में जो थर्ड स्टेज आती है 4 नंबर पे, थर्ड स्टेज की बात करेंगे तो थर्ड स्टेज में मोर देन 50% प्लेसेंटल सेपरेशन हो जाएगा। और उसके बाद में मैटरनल शॉक में जा सकती है, फीटल शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। तो ये पूरी तरीके से अपन टाइप पढ़ लेते हैं रिविल्ड के, टाइप्स ऑफ रिविल्ड। रिविल्ड के टाइप है, कौन कौन से टाइप यहाँ पर रिविल्ड के देखने को मिलेंगे। तो रिविल्ड के टाइप की बात करते हैं, मेनली इसमें देखने को मिलता है, या ग्रेड या टाइप की बात करें या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकते हैं, या फिर ग्रेड्स लिख सकते हो आपकी ग्रेड्स कौन कौन सी देखने को मिलेगी। तो ग्रेड्स में होता है ग्रेड 0, है ग्रेड फर्स्ट होगी, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड। तो 4 टाइप की इसमें ग्रेड देखने को मिलती है। 0 से स्टार्ट होती है और 3 तक इसमें ग्रेड होती है। तो 0 में क्या होगा, जीरो ग्रेड में लेस देन 10% प्लेसेंटल सेपरेशन होता है। जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वो 10% से कम देखने को मिलेगा, और उसमें फीटस और मदर होते हैं। या ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग होती है वो मिनिमम ब्लीडिंग होगी या मिनिमल ब्लीडिंग होती है। फीटस और मदर की बात करते हैं तो फीटस और मदर होते हैं दोनों मस्त मोला रहते हैं, एक हंसी खुशी के साथ अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई डिस्ट्रेस देखने को नहीं मिलता है। ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो उसमें प्लेसेंटल सेपरेशन होता है 10 से लेकर के 20% देखने को मिलेगा। प्लेसेंटल ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग होती है वो यहाँ पर माइल्ड नेचर की देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग होती है माइल्ड होती है, माइल्ड ब्लीडिंग होगी। और उसके बाद में फीटस और इसकी बात करते हैं मदर की, तो फीटस एंड मदर दोनों ही इसमें स्टेबल रहते हैं। यहां तक अगर बात आती है तो ठीक है। इसके बाद में अगर बात आगे बढ़ जाती है तो उसमें कंडीशन सीवियर होती चली जाएगी, और अगर प्लेसेंटल सेपरेशन 20 से 30% हो गया है तो उसमें ब्लीडिंग होगी वो मॉडरेट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और मॉडरेट ब्लीडिंग होती है तो यहाँ पर फीटस अब मॉडरेट ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग ज्यादा होने लग गई है, खून की नदियां बहना स्टार्ट हो गया है, तो फीटस और मदर की बात करते हैं। फीटस एंड मदर होंगे वो दोनों अनस्टेबल होने लग जाएंगे। तो बात कर लो यहाँ पर अब तक स्टेबल थे लेकिन अब अनस्टेबल वाली कंडीशन डेवलप होने लग गई है, क्योंकि प्लेसेंटल सेपरेशन था वो 20 से 30% से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो प्लेसेंटल सेपरेशन 20 से 30% से ज्यादा हो गया, प्लेसेंटल सेपरेशन 10 से 20% से ज्यादा है। और अगर प्लेसेंटल सेपरेशन मोर देन 50% हो गया तो इसे कहा जाता है ग्रेड थर्ड में देंगे। तो ग्रेड थर्ड में प्लेसेंटल
प्लेसेंटल सेपरेशन होता है मोर देन 50% प्लेसेंटल सेपरेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो फीटस की और इसकी बात करते हैं, ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग होती है यहाँ पर सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। या तो अब खून की नदियां बहना स्टार्ट हुई है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ब्लीडिंग होगी, सीवियर होती है। मदर एंड फीटस शॉक, फीटस एंड मदर शॉक में चले जाएंगे, क्योंकि जहां पर ज्यादा ब्लीडिंग का लॉस होता है तो वहां पर वाइटल ऑर्गन को फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा और उसकी वजह से शॉक वाली कंडीशन होती है, वो डेवलप हो जाती है। एंड मैटरनल यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैटरनल फीटस एंड मदर में स्टेबल थे और अनस्टेबल थे, तो इससे नाम दिया जाता है कि फीटस और मदर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन बात करें कि थर्ड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज ग्रेड थर्ड में क्या होगा कि फीटल एंड मदर की डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है फीटस की और मदर की यहाँ पर डेथ देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर या ग्रेड कौन कौन सी हो सकती है, ग्रेड 0 होगी, फर्स्ट होगा, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ग्रेड 0 में क्या देखने को मिलता है, 10 लेस देन 10% प्लेसेंटल सेपरेशन था वो 10% से कम है, मिनिमम ब्लीडिंग हो रही है, पेन नहीं हो रहा है, मिनिमल ब्लीडिंग है। मदर और जो इसका फीटस नन्ना मुन्ना रसूल्ला था आराम से मस्त मोला की तरह एकदम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, बाहर आने का वेट कर रहा है नन्ना मुन्ना रसगुल्ला। सेकंड स्टेज में बात करते हैं ग्रेड में, ग्रेड फर्स्ट होगी तो ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है 10 से 20% से ज्यादा अगर प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है 10 से 20% देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ब्लीडिंग माइल्ड होने लग जाती है। मदर और फीटस अभी भी हाल फिलहाल भी क्या है, स्टेबल है। लेकिन बात करते हैं जैसे ही ग्रेड सेकंड आती है, ग्रेड सेकंड में क्या होता है, प्लेसेंटल सेपरेशन 20 से 30% हो जाएगा, तो उसमें ब्लीडिंग होती है वो मॉडरेट होने लग जाती है। अब फीटस और मदर में क्या होने लग जाते हैं, डिस्ट्रेस में जाने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग का लॉस होता है तो वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए ब्लड की कमी हो जाती है, और जब ब्लड की कमी होता है वाइटल ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर क्या होने लग जाता है, इसमें हाइपोक्सिया और न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है, तो उसकी वजह से फीटल और मदर होते हैं अनस्टेबल होने लग जाएंगे या डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। बात करते हैं थर्ड स्टेज, थर्ड ग्रेड, और थर्ड ग्रेड में आएंगे तो प्लेसेंटल सेपरेशन होगा 50% से ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें एक्सेसिव और सीवियर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती है, और जब ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो मदर एंड फीटस क्या चले जाते हैं, शॉक में चला जाते हैं, धड़ाम से बिल्कुल शॉक में जाकर गिर जाएगा, और जैसे ही शॉक में जाते हैं तो वहां पर डेथ के चांसेस हो जाते हैं कि वहां पर डेथ भी देखने को मिल सकती है। अगर आपने जल्दी से इसका प्रॉम्प्ट अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेथ तक भी ले जा सकती है ये कंडीशन। तो बात करेंगे इसके बाद में कि आपने यहाँ पर ग्रेड देख ली है, उसके बाद में इंटरवेंशन करते हैं कि इंटरवेंशन क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन होते हैं। अब इसमें भी मेनली आप क्या करवा सकते हैं, यूएसजी करवा के पता लगा लीजिए कि यहाँ पर रिविल्ड ब्लीडिंग है, या फिर यहाँ पर देख रिविल्ड ब्लीडिंग होगी तो सामने आ जाएगी, लेकिन कंसल्ट ब्लीडिंग होती है, छुपी हुई रहती है, तो उसका आप पता लगा करके देख लेंगे। अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये नन्ना मुन्ना भाभी जी का यूट्रस है, बिल्कुल गोल मटोल है, दिख रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन देखने में ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ये यहाँ पर नन्ना मुन्ना भाभी जी का रसगुल्ला लटका हुआ था, और ये जैसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ था, यहाँ से प्लेसेंटा क्या था, प्लेसेंटा का अटैचमेंट था, प्लेसेंटा और इसके बीच अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट था। ये यहाँ पर नन्ना मुन्ना रसूल्ला आ गया है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर बोर्ड पे समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए ताकि आने वाली एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम का आपको सामना करना ना पड़े। तो ये नन्ना मुन्ना रसगुल्ला यहाँ पड़ा हुआ है, इसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच और इसके प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के बीच और फीटस के बीच का कनेक्शन ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अगर ब्लीडिंग में रिविल्ड की बात करूं, रिविल्ड टाइप की, तो रिविल्ड में क्या होता है, ये रिविल्ड है, और रिविल्ड में क्या देखने को मिलेगा, यहां से ब्लीडिंग हुई, जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो ब्लीडिंग निकल करके अगर बाहर आ जाती है और ब्लीडिंग बाहर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ब्लीडिंग बाहर आ रही है, रिविल्ड टाइप है। लेकिन अगर अब इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होगा वो कोवलेट यूट्रस डेवलप कर लेगा और यहीं पर आकर के इकट्ठी होने लग जाती है, ब्लीडिंग निकल करके बाहर नहीं आती है, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है कंसिल्ड के नाम से जानते हैं, कंसिल्ड कहेंगे, जहां पर इसका जो ब्लीडिंग होती है निकल करके बाहर नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरवेंशन की, तो सबसे पहले प्रिवेंटिव इंटरवेंशन करना है। प्रिवेंटिव में क्या करेंगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन,
अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है या आइडेंटिफिकेशन की अपन बात करें तो आइडेंटिफिकेशन में आपको मेनली देखने को मिलता है कि आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो आइडेंटिफिकेशन में यहां पर देखने को मिलेगा इंटरवेंशन में कि आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन वाले इंटरवेंशन क्या क्या करने हैं। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले देखना है कि ऐसी कोई फीमेल तो नहीं है जिसमें कि इसकी संभावना है, या ऐसी कोई फीमेल तो नहीं है जो कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन कर रही है, या फिर प्रेगनेंसी में इसको क्या करना है, जो महिला है या फीमेल है, फीमेल को क्या करना है, इंजरी से प्रिवेंशन करना है, उसको डिकम्प्रेशन नहीं हो, किसी तरीके की धक्का मुक्की भरे भीड़ बाजार भरे उसमें नहीं भेजना है, उसको आराम से अपने घर में बिठा करके रेस्ट करवाना है, ज्यादा उससे भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज्यादा हैवी वर्क नहीं करवाना, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, वहां पर प्लेसेंटा का सेपरेशन हो सकता है। तो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में सबसे पहला जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जहां पर फीमेल्स है उन फीमेल्स का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करो जिसमें कि रिस्क होती है, या उन फीमेल्स में जो कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी पीती है, उनमें भी या स्मोकिंग करती है, सुट्टेबाज है, या फिर अल्कोहल का यूज करती है, उन सभी फीमेल को हाई रिस्क में रखते हैं और वहां पर आपको हाई रिस्क का पता लगाना है। तो प्रिवेंटिव मेजर हो गया, ट्रीट करना है हाइपरटेंशन। और फीमेल्स को आपको क्या करवानी है, एएनसी विजिट के दौरान उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है। अगर कोई फीमेल हाइपरटेंशन वाली होती है तो उस पर स्पेशल फोकस किया जाता है कि इसको आगे चल करके क्या हो सकता है। प्लेसेंटा, अब्रप्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है, और अब्रप्ट ऑफ प्लेसेंटा का मेनली अपन देखते हैं, अब्रप्ट ऑफ प्लेसेंटा का जो दूसरा नाम होता है उसे एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप पहले लिख ही लीजिए, नहीं बाद में भूल जाओगे कि यहाँ पर साहब सर ने बताया नहीं था कि प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटा अब्रप्शन का जो दूसरा नाम होता है ऑल्सो नॉन एज द एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई ट्रॉमा, इंजरी होती है या फिर सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से ही यहाँ पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो इसे एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा अब्रप्शन को ऑल्सो नॉन एज द एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके बाद में अगर किसी फीमेल को हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है तो एएनसी विजिट के दौरान उसका मेनली मेजरमेंट करना है। अगर हाइपरटेंशन आता है तो उस पर स्पेशल फोकस देना है कि इसमें आगे चल करके प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, कोई सा भी हाइपरटेंशन हो, या फिर उसका पहले से कोई क्रोनिक हाइपरटेंशन था, वैसी वाली कंडीशन में सभी में चांसेस होते हैं कि वहां पर अब्रप्ट ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। थर्ड वन पर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिवेंट करना है मदर को किसी तरीके का, प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रॉमा, प्रिवेंशन करना है मदर को फ्रॉम ट्रॉमा से, किसी तरीके का कोई भी ट्रॉमा, इंजरी, या फिर वहां पर कोई भी धक्का मुक्की वाले बाजार में माहौल में वहां पर भाभी जी को नहीं भेजना होता है। तो प्रिवेंशन करना है उसका ट्रॉमा और इंजरी से। कभी भी उसको कोई ट्रॉमा या ब्लड ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा, कोई सा भी ट्रॉमा होता है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ प्रिवेंट करो उसको, भाभी जी को ऐसे एनवायरमेंट में नहीं भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पर क्या करवानी है, प्रिवेंशन में रेस्ट करवा सकते हैं, और रेस्ट में आपको मिनिमम एक्टिविटी करवानी है, मिनिमम एक्टिविटी करवानी है, केवल वॉकिंग है, एक्सरसाइज वगैरह करिए, लेकिन ऐसे हैवी एक्सरसाइज या हैवी लिफ्टिंग को यहां पर अवॉइड करना है। हैवी लिफ्टिंग को, ज्यादा भारी चीजें यहाँ पर उठानी नहीं है, कि ये नहीं है कि जाकर के बड़े बड़े डंबल उठाने लग गए, भारी वेट लिफ्टिंग में चले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ये प्रिवेंशन करके रखना है। अब बात कर लेते हैं इमीडिएट इंटरवेंशन की। अगर मान लीजिए प्रिवेंशन नहीं हो पाया है, अब भाभी जी आपके पास आ गई है और उसको पता चल चुका है आपको किसको अब्रप्ट प्लेसेंटा या एक्सीडेंटल हेमरेज हो रहा है, तो आपको इमीडिएट इंटरवेंशन क्या करना होगा। तो सबसे पहले इमीडिएट इंटरवेंशन की मैं बात करूं तो इमीडिएट इंटरवेंशन में सबसे पहले आता है कि फीटस और मदर का क्या करना है, आपको फीटस और मदर का असेसमेंट करना है, फीटल हार्ट रेट का यहां पर, और मैटरनल में जो ब्लीडिंग होती है असेस करेंगे फीटल हार्ट रेट को, एंड असेसमेंट करना है वेजाइनल ब्लीडिंग का, वेजाइनल ब्लीडिंग कितनी हो रही है उसकी काउंटिंग करनी है, उसको असेस करना है वेजाइनल ब्लीडिंग को। और सबसे पहला काम क्या है कि आकर के फीटल हार्ट रेट को चेक करना है, कहीं फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं चला गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको भाभी जी को क्या है यहाँ पर जरूरत होती है तो ऑक्सीजनेशन दो,
ऑक्सीजन डिलीवरी देंगे, आईवी फ्लूइड्स देते हैं ताकि शॉक में ना चली जाए, और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं क्योंकि ब्लड की जो लॉस हुआ है तो उसका भी बीटी करेंगे। बीटी का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है ताकि किसी भी तरीके से उसमें जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी आप कमी को पूरी तरीके से वापस से उसको रिफिल कर सके। बात करते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट की, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो डिलीवरी होती है और उसका क्या करते हैं ओपीजी स्कीम से इसकी डिलीवरी करवाते हैं। तो डेफिनेटिव मैनेज की मैं बात कर लूं, ये था आपका इमीडिएट इंटरवेंशन, आपको क्या करना है। लेकिन जब पेशेंट है, भाभी जी है, वो आप थोड़ी सी स्टेबल हुई है तो उसका डेफिनेटिव आपको क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या डेफिनेटिव क्या उसका इंटरवेंशन करना है। तो यहाँ पर कंडक्शन करवानी होती है डिलीवरी, कंडक्शन ऑफ डिलीवरी का यहाँ पर कंडक्शन करवानी है। और जैसे ही आप डिलीवरी करवाओगे तो भाभी जी में रिस्क होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडक्शन ऑफ डिलीवरी होती है और डेफिनेटिव इंटरवेंशन होगा, लेकिन कंडक्शन करवाते हैं डिलीवरी का वो अकॉर्डिंग टू ओबीजी, ओबीजी स्कीम के अकॉर्डिंग करवाएंगे। और कल अपन ने ओबीजी स्कीम को अच्छी तरीके से डील किया हुआ है इसका, और देखते हैं अच्छी तरीके से कि ओबीजी स्कीम अब इसमें कैसे लगानी है। तो ओबीजी स्कीम में दो टाइप में देखने को मिलेगा कि इसमें ग्रेड देखेंगे पहले कि माइल्ड है या सीवियर है। अगर माइल्ड होगा तो यहाँ पर अपन एक्सपेक्टेंट करवाएंगे, अगर सीवियर केस है तो वहां पर एक्टिव मैनेजमेंट करना है, एक्टिव तुरंत आपको डिलीवरी करवाने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं ओबीजी स्कीम के अनुसार क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आप ओबीजी स्कीम, और ओबीजी स्कीम में मेनली देखने को मिलता है एक्सपेक्टेंट कब देखने को मिलेगा एंड एक्टिव आप कब कब करवा सकते हैं। तो दो टाइप में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ओबीजी स्कीम होती है, उसको दो टाइप में डिवाइड करके रखना है, एक्टिव कब करवाएंगे और एक्सपेक्टेंट उसका मैनेजमेंट कब कर सकते हैं। तो उसमें अगर रिविल्ड की बात करें तो रिविल्ड की ग्रेड की बात करते हैं। रिविल्ड में जो ग्रेड होती है, और रिविल्ड की ग्रेड में अगर 0 एंड फर्स्ट ग्रेड है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करना है। लेकिन बात करें कि जो रिविल्ड की या फिर कंसील्ड हो पूरी तरीके से, जो प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग हो रही थी वो कंसील्ड है, या फिर रिविल्ड की ग्रेड थी वो सेकंड और थर्ड ग्रेड रिवेल्ड की है, वो सेकंड और थर्ड ग्रेड है, तो इनमें भी क्या करवाना है एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और अगर ये एक्टिव मैनेजमेंट होता है तो उसमें क्या करना होता है, अगर कंडीशन सीवियर है तो कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का यहाँ पर कंडक्शन करवाना होता है, डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं। एक्टिव होगा तो कंसिल्ड होती है, रिवर्स होगा रिविल्ड में कौन कौन सी देखने को मिलेगी, अगर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है तो उसमें कंडक्शन करवा देना है डिलीवरी का, और डिलीवरी कंडक्शन करवा देंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं रिविल्ड में भी अगर माइल्ड केस है या सीवियर केस है। अब रिविल्ड की बात करें तो उसमें केस दो टाइप का केस हो सकता है रिविल्ड का भी। रिविल्ड में या तो केस माइल्ड देखने को मिलेगा, और माइल्ड केस है तो उस पर गैस्ट्रेशन के टाइम पीरियड पर जाएंगे। लेकिन अगर केस सीवियर हो गया है जहां पर मैटरनल और फीटल अनस्टेबल हो गए हैं तो उसको डिलीवरी कंडक्शन करवा देनी है। अब माइल्ड है, अगर सीवियर नहीं है, माइल्ड है ग्रेड 0 और फर्स्ट ग्रेड में भी माइल्ड ग्रेड है तो उस पे एज देखनी है, गैस्ट्रेशनल एज देखेंगे। और गैस्ट्रेशनल एज में क्या देखेंगे कि अगर मोर देन लेस देन 37 वीक है, 37 वीक से कम की अगर प्रेगनेंसी है, और या फिर 37 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो क्या करेंगे, तो 37 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर कंडक्शन करवा देंगे डिलीवरी का। लेकिन अगर 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो वहां पर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, उसका आने का या 37 वीक होने का, कंप्लीट होने का वहां पर इंतजार करना है। लेकिन अगर किसी भी तरीके के कोई भी ग्रेड में अगर सीवियर देखने को मिल जाता है तो आपको तुरंत वहां पर डिलीवरी का कंडक्शन करवाना होता है। लेकिन अगर 37 वीक से कम है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं जब तक कि वो सीवियर ना हो केस, तो 37 वीक तक का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद में कंडक्शन करवाएंगे डिलीवरी, और 37 वीक से ज्यादा है तो डायरेक्टली आपको
कंडक्शन करवा देना है डिलीवरी को। तो इस तरीके से ओबीसी स्कीम होती है उसको यहाँ पर सेट किया जाता है। हर क्वेश्चन में ओबीसी स्कीम के अनुसार आपको यहाँ पर सेट करना रहता है कि किस तरीके से ओबीसी स्कीम लगाकर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इसके 2-3 क्वेश्चन है उनको डील कर लेते हैं जो कि मेनली आपके मॉसबी एंड क्लर्क्स वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेनली तो अब इसका क्वेश्चन की मैं बारिश करने की स्टार्ट करता हूं या लड़ी लगाना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अपने दोनों टॉपिक पढ़े हैं एपीएच के, और एपीएच होता है वो लेट प्रेगनेंसी हेमरेज होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि एपीएच है वो अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज है या लेट प्रेगनेंसी हेमरेज है। तो लेट प्रेगनेंसी हेमरेज होता है। लेट प्रेगनेंसी हेमरेज में एपीएच आता है। एपीएच में भी मेनली 2 टाइप देखने को मिलेगा, अब्रप्ट प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज। तो अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज में अपन ने 3 टाइप है उसको पहले डील किया हुआ है। फर्स्ट और सबसे मोस्ट कॉमन होता है जो कि मेनली देखने को मिलता है अबॉर्शन होगा। सेकंड वन पे आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोलार प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज है। जबकि लेट प्रेगनेंसी हेमरेज में एपीएच होता है, और एपीएच होता है जिसे किस नाम से जानते हैं, किस नाम से बताइए? एपीएच पीपीएच। पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज। यानी एंटीपार्टम यानी पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी के दौरान, और उससे जो फीमेल होती है वो लेबर वाली प्रोसेस में होते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्चुरेंट। और पार्चुरेंट का मतलब होता है ऐसी फीमेल जो लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान वाली स्टेज को पार्चुरेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एपीएच में 2 टाइप होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्टो प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा प्रीविया से क्वेश्चन की लड़ी लगाते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें मेनली देखने को मिलेगा किस जो इसका मेनली जो जिम्मेदार होता है या इटियोलॉजी होती है डिफेक्टिव डेसिडुआ होती है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी नंबर 2। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आकर के प्लेसेंटा का क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ टाइप में से आएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो टाइप अपन ने अभी पढ़े थे, लो लाइंग होता है, मार्जिनल होता है जो सेकंड होता है, थर्ड में इनकम्प्लीट आता है, और फोर्थ टाइप होता है कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं कि इनकम्प्लीट है लो लाइंग में। लो लाइंग में क्या होता है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा आकर के अटैचमेंट हो जाता है लेकिन सर्वाइकल होस्ट को बिल्कुल कवर नहीं करता है। लो लाइंग की बात, उसके बाद में मार्जिनल में प्लेसेंटा होगा वो लोअर मार्जिन से आकर के अटैच हो जाता है, तो इसे लो लाइंग या सेकंड टाइप कहते हैं। थर्ड में इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट में क्या करते हैं, प्लेसेंटा होता है लोअर मार्जिन में, उसको लोअर मार्जिन ऑफ सर्वाइकल होस्ट को बिल्कुल क्लोज वाली कंडीशन में तो क्या करके रखता है, उसको बिल्कुल क्लोज करेगा या कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में क्लोज करके रखेगा। लेकिन जैसे ही सर्वाइकल डायलेशन होता है तो उस दौरान पे उसको जो सर्वाइकल होस्ट होता है उसको क्लोज नहीं कर पाता है। फोर्थ स्टेज देखी थी, या फोर्थ वाला जो टाइप था उसमें कंप्लीट के नाम या टोटल के नाम से उसको जाना जाता है। उसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, पूरी कंडीशन चाहे क्लोज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे डायलेशन हो चाहे इसका रिलैक्सेशन हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर कंडीशन में सर्वाइकल होस्ट को क्या करके रखती है, घेर कर रखती है या उसको कंप्लीटली क्लोज करके रखती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था यहाँ पर अब्रप्ट प्लेसेंटा। तो अब्रप्ट प्लेसेंटा का ही दूसरा नाम होता है एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से जाना जाता है। 28 वीक के बाद में मेनली देखने को मिलता है। 28 वीक में भी लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के भी लास्ट के जो वीक होते हैं उनमें मेनली देखने को मिलता है। मेनली जो इसका रीजन होता है वो हाइपरटेंशन होता है। लेकिन इसके रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं तो रिस्क फैक्टर में आते हैं, अगर फीमेल है वो स्मोकिंग करती है, गुटखा बीड़ी पान सिगरेट तंबाकू लेती है, चुट्टे लगाती है, या फिर तंबाकू हुक्का बार वाला काम है इसका, तो उनमें भी इसकी चांसेस होते हैं। या फिर उसको सडन डिकम्प्रेशन हुआ है किसी तरीके की, अगर कोई फीमेल है या भाभी जी है वो जाकर के गिर गई है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रोमा हुआ है, तो इस वजह से भी इसमें चांसेस होते हैं कि उसमें अब्रप्ट प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, किसमें जो एक्सपेक्टेंट और इसका डिलीवरी का मैनेजमेंट होगा। कोवलेर यूट्रस पढ़ा था। कोवलेर यूट्रस का मतलब होता है कंसील्ड वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा, और कंसील्ड वाली कंडीशन में क्या हो जाता है कि मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में ब्लड एक्यूमुलेशन होने लगता है, और इस कंडीशन को नाम दिया जाता है कोवलेर यूट्रस। उसमें डीआईसी वाली कंडीशन हो सकती है, क्लॉट प्रेजेंट होंगे, माइल्ड की जगह सीवियर ब्लीडिंग होती है, और जो यूट्रस
की साइज होती है, मोर देन पीरियड ऑफ गस्टेशन देखने को मिलेगी, इंटेंस और सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत से अपन ने दोनों का डिफरेंस किया है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो भी एग्जाम के क्वेश्चन है वहां से आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं और आप अच्छी तरीके से इनको बिना गलत किए अच्छी तरीके से इनका एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी को इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें आप अपना झंडा लहरा सके। और आपको झंडे गाड़ने हैं तो वहां पर जाकर के सबसे पहले आपको थोड़ा सा अभी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत होती है उसका कभी भी आपको क्या हमेशा उसका फल मिलता है, अभी नहीं मिलेगा लेकिन कभी बाद में। लेकिन मेहनत होती है या पढ़ाई होती है वो कभी बेकार नहीं जाती है। आपको लगता है कि अभी पढ़ना यार, बार बार में क्या चिड़ पढ़ाई की, लेकिन आपको हमेशा जो पढ़ाई होगी वो आगे बढ़ाती रहेगी। आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी अगर अच्छे से पढ़ाई की है और उसको आगे सफलता ना मिली हो ऐसा नहीं है। जो मेहनत अगर दिल से करते हैं, अपनी मेहनत में तकदीर अगर मेहनत अगर अपनी अच्छी तरीके से करे तो मेहनत होती है वो किस्मत और तकदीर बदल देती है। किस्मत तो उन लोगों के भी होती है जिनके हाथ नहीं होते और हाथों की लकीरें नहीं होती है, किस्मत तो उन लोगों को भी होती है। लेकिन इसलिए मेहनत से आप सबको बदल सकते हैं। मेहनत होती है वो बहुत ही ज्यादा, आप में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे या जितना ज्यादा आप में क्या होगा स्ट्रगल देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। और जब आपकी लाइफ स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाएगी या जितनी ज्यादा आपकी लाइफ स्ट्रांग बनती है उतने ही ज्यादा आपकी जो लाइफ होती है या जो भी प्रॉब्लम आती है आपको उसको इजी वे में उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जो कभी भी परिचित नहीं होता है यहाँ पर संघर्ष से, तो इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। इसीलिए आपको हमेशा कभी भी संघर्ष से नहीं भागना चाहिए कि किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे लेकिन कोई गरीब रोटी के लिए नहीं तरसे। इसीलिए आपको अपना अच्छी तरीके से और जो भी आपको हेल्प हो सकती है लोगों की वो हमेशा करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप किसी की दुआ होती है वो भी काम आ जाती है। तो यहाँ पर अपन आज का टॉपिक यही करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे और आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर कम्युनिटी की क्लासेस लगाई जाने वाली है जो कि आपके आने वाले सीएचओ का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक्स टू ऑल।